गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सूर्यातप या इंसोलेशन की। इसकी परिभाषा देखेंगे, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, ठीक है, और एक टॉपिक देखेंगे सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट क्या होता है उसको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूर्यातप क्या होता है। इंसोलेशन, देखिए पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो मुख्य स्रोत जो है वो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन है। इसके अलावा जो पृथ्वी का गुरुत्व बल है अर्थात पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, और दूसरा पृथ्वी के अंतर्जात जो बल हैं, पृथ्वी के धरातल के नीचे जो बल कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा भी नगण्य मात्रा में ऊर्जा का संचार होता है। जो अंतर्जात बल हैं उनको ऊर्जा मिलती है पृथ्वी के धरातल में स्थित जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनका जो विखंडन होता है तो उनके द्वारा जो विकिरणें निकलती हैं उसके द्वारा उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये सभी ऊर्जा जो है वो जीवमंडल में ऊर्जा का संचार संभव करती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा। तो आप कह सकते हो कि जो हमारी जो जैवमंडल है उसमें जो ऊर्जा का संचार है उसमें जो सर्वप्रमुख योगदान है वो है सूर्य का योगदान। अब इंसोलेशन क्या होता है, देखिए सूर्य की जो सतह है अर्थात जो फोटोस्फीयर है उससे ऊष्मा का निरंतर लघु तरंगों या शॉर्ट वेव के रूप में उनका विसरण होता है, वो बाहर निकलती हैं, वो विकिरित होती हैं। और सूर्य से विकिरित होने वाले इसी ताप को हम कहते हैं सूर्यातप, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन, या इसको शॉर्ट में जो इसका जो फुल है वो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। 3 वर्ड हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसका शॉर्ट फॉर्म करके इंसोलेशन हम बोलते हैं। और ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से, ये फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। ये फोटोन के रूप में उसके सतह से, जो फोटोस्फीयर है सूर्य की सतह है, उससे फोटोन के रूप में ये उत्सर्जित होती है। और ये इसका जो प्रवाह होता है वो तरंगों के रूप में होता है, और वो तरंगे हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है इनका उसको हम देखेंगे। तो अभी हमें ये समझना है कि इंसोलेशन होता क्या है। तो इंसोलेशन क्या है? इंसोलेशन है सूर्य की जो बाह्य सतह है उससे जो लघु तरंगें निकलती हैं, लघु तरंगें विकिरित होती हैं, उन विकिरित तरंगों को ही हम, उसके द्वारा जो ताप है उसको ही हम कहते हैं सूर्यातप या इंसोलेशन, ठीक है। अब सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक स्थिर वैल्यू होती है, स्थिर माप होता है, ठीक है। वो क्या होता है? देखो सूर्य से जो तरंगें विकिरण निकलती हैं, उन सूर्य से निकलने वाली तरंगों को सूर्य से औसत दूरी पर स्थित पृथ्वी के वायुमंडल के बाह्य भाग में एक इकाई धरातल पर 1 मिनट तक यदि वो लंबवत पड़ें तो जितनी ऊर्जा की मात्रा होगी उस मात्रा को हम कहेंगे सौर स्थिरांक। को डायग्राम से मैं बताता हूँ। आप इसमें देख सकते हो, देखो ये सूर्य है और ये सूर्य द्वारा निकलने वाली जो लघु तरंगें हैं वो हैं। ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बाह्य धरातल है ये बाह्य धरातल है, ठीक है। इस धरातल के किसी इकाई धरातल पर, इस धरातल के किसी इकाई स्थान पर 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली सौर किरणों की मात्रा को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक, ठीक है। ये सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है। इस ऊर्जा की माप की इकाई क्या है? लेंजली है। और एक लेंजली जो है वो है आपकी पृथ्वी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, या 1.94 लेंजली की औसतन ऊर्जा प्राप्त करती है। एक लेंजली आपकी इक्वल है 11.622 वॉट पर आवर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो सौर स्थिरांक की ये वैल्यू है। सौर स्थिरांक लगभग स्थिर रहता है, लेकिन उपसौर और अपसौर की स्थिति में इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं सूर्यातप जो है, इंसोलेशन जो है, उसका वितरण किस प्रकार से है। मतलब सूर्यातप का वितरण में जो परिवर्तन है वो क्यों देखे जाते हैं। देखिए पृथ्वी के प्रत्येक जगह पर सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका वितरण असमान है, कहीं पर भी आपको समान वितरण नहीं दिखेगा। पृथ्वी के विभिन्न भाग विभिन्न मात्रा में सूर्यातप की मात्रा को प्राप्त करते हैं। सूर्यातप वितरण के इस प्रतिरूप को जो प्रभावित करता है वो है अक्षांश, और दूसरा है उसकी ऋतुओं में होने वाला परिवर्तन। ऋत्विक परिवर्तन और अक्षांश या अवस्थिति की वजह से
जो सूर्य तप का वितरण है ये ग्लोब पर प्रत्येक जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। पृथ्वी की धरातल पर प्राप्त सकल सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती रहती। जैसे ये पृथ्वी है तो जो भूमध्य रेखा है अर्थात 0 डिग्री अक्षांश है, उससे आप जब ऊपर जाओगे, ध्रुवों की तरफ जाओगे, तो धीरे धीरे जो सूर्य तप की मात्रा है उसमें कमी आती जाएगी। एक अनुमान के अनुसार भूमध्य रेखा पर प्राप्त सूर्य तप का मात्र 40% ही ध्रुवों पर मिलता है। ठीक है, मतलब यदि सूर्य तप की मात्रा 100% है भूमध्य रेखा पे, तो उसका मात्र 40% के आसपास ही आपको ध्रुवों पर प्राप्त होगा। जो सर्वाधिक सूर्य तप की मात्रा है वो आपको कर्क और मकर रेखाओं, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। इन दोनों रेखाओं के मध्य जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, और उसमें सर्वाधिक सूर्य तप या सर्वाधिक इंसोलेशन की मात्रा आपको देखने को मिलती है। सूर्य तप वितरण के इस प्रतिरूप में भी विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न ऋतुओं में कालिक परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब टेम्पोरल परिवर्तन देखने को मिलता है। सूर्य तप के वार्षिक अक्षांशीय वितरण के आधार पर सूर्य तप के 3 स्पष्ट मंडल या 3 जोन निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से जोन हैं? वो है आपका पहला है निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल, टॉरिड जोन, या इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। उसके बाद में है मध्य अक्षांशीय मंडल या टेम्परेट जोन, और जो तीसरा है उसको बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र या फ्रिजिड जोन या पोलर जोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न अक्षांशीय या अयनवर्ती मंडल या टॉरिड जोन की। देखिए, इस मंडल को अधिकतम सूर्यतप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्यतप की मात्रा है वो सर्वाधिक प्राप्त होती है। इस सूर्यतप मंडल का विस्तार कर्क और मकर रेखाओं के बीच पाया जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है ये विस्तारित है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। साल में 2 बार यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम सूर्यतप की मात्रा प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ऋतुगत परिवर्तन होता है या ऋतुगत परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है। और ये जो परिवर्तन है, जब आप टेम्परेट जोन पढ़ोगे तो उसमें जो ऋतुगत परिवर्तन है वो अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है। इन दोनों के मध्य, ये दोनों के मध्य जो मैंने जोन बनाया है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में सूर्यतप की प्राप्ति होती है और इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन या अयनवर्ती मंडल। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसको कहते हैं मध्य अक्षांशीय मंडल या टेम्परेट जोन। ये क्या है? ये आपका, इसको मध्यम सूर्यतप मंडल कहते हैं। इस मंडल का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य पाया जाता है। 23.5 डिग्री से 60 डिग्री बोल दो या 23.5 डिग्री से 66 डिग्री, मतलब जो उत्तरी जो आपका आर्कटिक व्रत है और अंटार्कटिक व्रत है उनके मध्य में इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम, कर्क और मकर संक्रांति जब होती है उस समय पे ये यहाँ पर तापमान देखने को, सर्वाधिक और न्यूनतम तापमान देखने को मिलता है। वर्ष भर यहाँ पर सूर्यतप प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पर ऋतुवत असमानताएं अधिक देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल जोन में ऋतुवत असमानताएं कम देखने को मिलती हैं, जबकि जो टेम्परेट जोन है या मध्य अक्षांशीय मंडल है वहाँ पर आपको ऋतुवत असमानताएं देखने को ज़्यादा मिलती हैं। तो ये आप देख सकते हो, आर्कटिक सर्किल और जो कर्क रेखा है उसके बीच में नॉर्थ टेम्परेट जोन है, और ऐसा ही जो एक मंडल है नीचे देखने को मिलेगा आपको, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और अंटार्कटिक सर्किल है उसके बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया मध्य अक्षांशीय मंडल, या इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। अब जो सबसे ठंडा क्षेत्र है या जहाँ पर सबसे कम सूर्यतप की मात्रा प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं ध्रुवीय मंडल या फ्रिजिड जोन। इस मंडल को न्यूनतम सूर्यतप मंडल भी कहते हैं। इस मंडल का विस्तार ध्रुवों एवं 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, ध्रुवों के चारों ओर वर्ष में 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम सूर्यतप प्राप्त होता है, परंतु वर्ष में कुछ समय के लिए सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में यहाँ पर सूर्यतप न्यून क्या शून्य भी प्राप्त होता है, और यहाँ पर उस समय टेम्परेचर माइनस में देखने को मिलता है। तो सूर्यतप की बिल्कुल भी मात्रा यहाँ पर प्राप्त नहीं होती। इस क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में
इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राप्त सूर्यतप की मात्रा का केवल 40% ही प्राप्त हो पाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी पोल नॉर्थ पोल, और ये जो है दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र जो है वो अंटार्कटिक सर्कल के नीचे वाला क्षेत्र है। तो ये कहलाएगा आपका फ्रिजिड जोन या ध्रुवीय मंडल। यहाँ पर सूर्यतप की मात्रा सबसे कम प्राप्त होती है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं या इक्वेटर से नीचे जाते हैं, अर्थात ये है आपका निम्न अक्षांश और ये है आपके उच्च अक्षांश। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री है तो निम्न अक्षांश है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर जो सूर्यतप की मात्रा है उसमें निरंतर कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में मात्र 40% सूर्यतप ही हमें प्राप्त हो पाता है। और इसमें 3 जोन हो गए। पहला जोन है आपका टेम्परेट जोन या टॉरिड जोन, दूसरा जोन है आपका जो टेम्परेट जोन है ये ट्रॉपिकल है और ये टेम्परेट है, और ये जो तीसरा है ये है फ्रिजिड या पोलर जोन। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र हमने निर्धारित कर दिए तापमान के वितरण के आधार पर। अब तापमान का वितरण हमने देख लिया, लेकिन तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ये मेन जो टॉपिक है, मेन जो कारक है वो है सूर्य की किरणों का आपतन कोण और उनका सापेक्ष तिरछापन। मतलब जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो धरातल पर किस एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं, किस कोण पर गिर रही हैं, उससे निर्धारित होगा कि उसके द्वारा कितना सूर्यतप प्राप्त होगा। देखिए, सूर्य की किरणें जितनी सीधी पड़ेंगी उतना ही सूर्यतप की जो मात्रा है वो ज़्यादा प्राप्त होगी, और जितना उनका कोण तिरछा होगा उतनी ही सूर्यतप की मात्रा वो कम प्रदान करेंगी। पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र समान कोण से नहीं पड़ती हैं। ठीक है, सौर विकिरण का आपतन कोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जितना उच्च अक्षांश होगा उतना ही वो किरणें आपकी तिरछी पड़ेंगी। अब आप देखोगे कि लंबवत सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिक होता है तथा धरातल के छोटे भाग पर पड़ने के कारण सूर्यतप का अधिक संकेंद्रण होता है। इसके विपरीत तिरछी या न्यून आपतन कोण वाली किरणें अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। परिणाम स्वरूप प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा, कम ऊष्मा की प्राप्ति उनसे होती है। सीधी पड़ेंगी तो ऊष्मा की प्राप्ति ज़्यादा होगी, और तिरछी पड़ेंगी तो वो जो है आपका बड़े क्षेत्र पर गिरेंगी और ऊष्मा की प्राप्ति वहाँ पर कम होगी। सीधी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत कम परत को पार करना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वो जो मार्ग में जब क्रॉस करती हैं तो परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से जो ऊष्मा का क्षय होता है वो कम होता है। जबकि यदि किरण तिरछी होगी तो उसको जो वातावरण की ज़्यादा बड़ी लेयर को पार करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ी परत को पार करना पड़ेगा, और प्रकीर्णन, परावर्तन, अवशोषण आदि की क्रियाएँ ज़्यादा होंगी। उसकी वजह से जो ऊर्जा का क्षय होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और सूर्यतप की मात्रा कम प्राप्त होगी। आप देख सकते हो, देखो ये डायग्राम देख सकते हैं आप। ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, ये सीधी पड़ रही हैं, ये वाला ए में। सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो ये कम क्षेत्रफल, इतने ही क्षेत्रफल पर पड़ रही हैं, इतने क्षेत्रफल पड़ रही हैं। इसकी वजह से इस क्षेत्र को ये ज़्यादा ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। अब आप देखिए, जब सूर्य की किरणें तिरछी गिर रही हैं तो वो इतने बड़े क्षेत्र पर गिर रही हैं। इस क्षेत्र पर ये जो गिर रही हैं उसकी वजह से क्या होगा, एक ऊष्मा तो उतनी आ रही है लेकिन ये क्षेत्र में ज़्यादा विस्तारित हो गई। इसकी वजह से क्या होगा कि जो ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होगी वो अपेक्षाकृत कम होगी। और दूसरा जो कारण है ये है कि ये जैसे सीधी गिर रही है तो उससे क्या है कि जो वातावरण आ रहा है, जो देखिए इतने वातावरण के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं केवल, तो इसके द्वारा जो प्रकीर्णन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है या परावर्तन हो रहा है, वो जो विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं वो कम होंगी। लेकिन जब ये बड़े क्षेत्र को आवृत करेंगी, तिरछी गिरेंगी तो बड़े वातावरण को आबद्ध करेंगी, तो उसके वजह से जो जितने भी क्षय होगा, किरणों में ऊष्मा का क्षय होगा वो बढ़ जाएगा। इस वजह से जो अपेक्षाकृत जो तिरछी किरणें हैं वो कम सूर्यतप प्रदान करती हैं, किसकी तुलना में, सीधी किरणों की तुलना में। ठीक है, और विषुवत रेखा पर आप देखोगे तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी गिर रही हैं, और जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो जो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। देखिए, सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड है, यहाँ पे लो एंगल ऑफ इनकमिंग रेडिएशन है, इसकी वजह से जो यहाँ पर सूर्यतप की मात्रा कम देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको कम मिलेगा। और जो अपेक्षाकृत जो ट्रॉपिकल जोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया,
23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है ट्रॉपिकल जोन कहलाता है या अयनवर्ती क्षेत्र कहलाता है। उसमें जो है सूर्यतप की मात्रा ज़्यादा प्राप्त आपको होती है। दूसरा जो कारण है वो है दिन की अवधि। सिंपल सी बात है, दिन की अवधि जितनी ज़्यादा होगी सूर्यतप की मात्रा उतनी ही ज़्यादा प्राप्त होगी। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है चूँकि दिन की अवधि कम होती है, इक्वेटर पे दिन की अवधि ज़्यादा होती है औसतन, औसत अवधि की हम बात कर रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा अवधि होगी उतना ही सूर्यतप अधिक हमें प्राप्त होगा। दिन की अवधि को आंशिक रूप से अक्षांश द्वारा और आंशिक रूप से वर्ष के मौसम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि अन्य सभी दशाएं समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यतप की मात्रा उतनी ही अधिक हमें प्राप्त होगी। ग्रीष्मकाल में दिन की लंबाई अधिक होने से प्राप्त की गई सूर्यतप की मात्रा भी अधिक होती है। इसके विपरीत सर्दी के समय में दिन की लंबाई छोटी होती है और जो सूर्यतप की मात्रा होती है वो हमें कम प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद नया टॉपिक है वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता क्या होती है? देखिए, वायुमंडल जो है उसमें विभिन्न प्रकार के धूल कण, वायु आर्द्रता और बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ संक्रिया करते हैं और उसको अवशोषित करते हैं या परावर्तित करते हैं या विकिरित करते हैं। तो वायुमंडल जितना ज़्यादा पारदर्शक होगा वो उतनी ही ज़्यादा सोलर रेडिएशन को अंदर आने देगा। देखिए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। वायुमंडल की पारदर्शिता किससे निर्धारित होती है? ये होती है मेघों की उपस्थिति, मतलब बादलों की उपस्थिति या क्लाउडीनेस से, उनकी मोटाई से, जलवाष्प से, धूल कणों की सांद्रता से। ये सब चीज़ें हैं जो वायुमंडल की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं। ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा सौर विकिरणों का परावर्तन होता है, अवशोषण होता है या प्रकीर्णन होता है। अधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। सघन मेघ सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जलवाष्प सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप धरातल पर सौर विकिरण की थोड़ी मात्रा ही पहुंच पाती है। तो ये जो कारक हैं ये क्या करते हैं? ये सौर विकिरण को आने से रोकते हैं। तो ये जितना वायुमंडल पारदर्शी होगा उतनी ही इनकमिंग सोलर रेडिएशन है आपकी ज़्यादा प्राप्त आपको होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता है कि पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण जो है उसकी सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो बदलती रहती है। आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए, ये जो है वो एक अंडाकार या एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में हम जो है पृथ्वी, सूर्य की, ये सन है, इसकी परिक्रमा करती है। आप यदि औसत दूरी देखोगे तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है वो है आपकी लगभग 149 मिलियन किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर के आसपास। लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से एक निकट रहती है और एक बार जो ये आपकी निकटतम दूरी है और ये है आपकी अधिकतम दूरी। तो जो निकटतम दूरी है वो लगभग है आपकी 147 मिलियन किलोमीटर और जो अधिकतम दूरी है वो है आपकी 152 मिलियन किलोमीटर। तो ये उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है जब सूर्य और पृथ्वी जो है परिक्रमण के दौरान सर्वाधिक दूर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपसौर। और वो दूरी कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर्स। इसको बोलते हैं अपसौर या एपिहेलियन। और ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है आपकी 4 जुलाई को। ठीक है। और जो दूसरी स्थिति होती है जिसमें सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल निकट होते हैं उसको हम कहते हैं उपसौर कहते हैं, और या इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन। और ये स्थिति आपकी होती है 3 जनवरी को। ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अपसौर और उपसौर की स्थिति कब होती है। फिर से एक बार देख लीजिए। अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को और उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को। देखिए, साधारण नियमों के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उस समय अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होगा, और अधिकतम दूरी होगी तो उस समय न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। लेकिन
ये आप देखोगे कि जो जनवरी है उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी को क्या है, उपसौर की स्थिति है। मतलब 3 जनवरी को सबसे पास है ये दोनों। 3 जनवरी को सबसे पास है, लेकिन उस समय पे ग्रीष्मकाल नहीं होता, शीतकाल होता है 3 जनवरी को। तो कारण क्या है? कारण ये है कि वास्तव में जो दिन की अवधि और सूर्य की किरणों का तिरछापन है, उसके सामने ये जो कारक है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी, ये इतना प्रभावी नहीं हो पाता। हाँ, ये अवश्य होता है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए उसकी अपेक्षा 7% कम होती है। लगभग 7% जो सर्दी है वो कम होती है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है या उपसौर की स्थिति होती है। और जो दक्षिण गोलार्ध है उसमें जो गर्मी पड़ रही होती है, तो गर्मी लगभग 7% में, उसके जो वहाँ पर जो गर्मी है उसमें 7% की वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो ये पता है आपको कि उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है, पेरिहेलियन और एपिहेलियन क्या होता है, और वो उनकी जो स्थिति है वो कब देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। सर्वाधिक दूरी है आपकी 152 मिलियन किलोमीटर, 4 जुलाई को देखा जाता है ये। और जो सबसे पास वाली दूरी है सूर्य और पृथ्वी की, वो 3 जनवरी को है, उसको हम कहते हैं पेरिहेलियन या उसको कहेंगे उपसौर। और जो औसत दूरी है वो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। अब अगला हम देखते हैं फैक्टर सौर कलंक या सनस्पॉट्स। तो देखिए सनस्पॉट क्या होते हैं? सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर जो है, प्रकाश मंडल है, उस पर गहरे रंग के शीतल क्षेत्र, डार्क कूल एरियाज पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं सनस्पॉट या सौर कलंक। सौर कलंक सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर में विद्यमान गहरे रंग के शीतल क्षेत्र होते हैं। ये गहरे रंग के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से कम होता है। ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, जो डार्क एरियाज में, ये यहाँ पे भी एक है, इनको हम कहते हैं सौर कलंक या सनस्पॉट्स। अब देखिए ये जो सनस्पॉट का जो साइकिल होता है वो चक्रीय होता है, साइक्लिक होता है। औसतन एक चक्र लगभग 11 वर्षों में पूरा होता है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो सूर्यातप की मात्रा भी बढ़ती है। अर्थात जब सौर कलंक ज़्यादा मिलेंगे आपको तो वहाँ पे उस समय सूर्यातप की मात्रा में भी वृद्धि दिखेगी। लेकिन ये जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा आपकी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो फैक्टर है बहुत डोमिनेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो सूर्यातप की मात्रा है उसमें कमी या वृद्धि देखने को हमें मिलती है। तो आज हमने पढ़ा सूर्यातप क्या होता है, सौर स्थिरांक क्या होता है, और कौन कौन से कारक हैं और कौन कौन से सूर्यातप के आधार पर हमने पृथ्वी के मंडल बांटे। 3 मंडल हमने बताया आपको, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन। तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।